नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग के साथ साथ स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के दृढ़ संकल्प के कारण मजबूती से बढ़ रही है। बड़ी धनराशि का फ्लो हार्ड टू कैटेगराइज एसेट क्लास के साथ जारी है। जाहिर तौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने $31,000 का आंकड़ा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के एरियल रुख के कारण ये कम हो गया। फिर भी BTC 0.23% बढ़कर $30,644 पर अपनी मजबूत स्थिति के साथ जारी है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 0.82% की बढ़त के साथ $1,936 के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी ने लगभग $347 मिलियन में 12,333 बिटकॉइन और खरीदे हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 152,333 बिटकॉइन हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ही सहायक कंपनी HSBC हांगकांग ने हाल ही में बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स ETFs के लिए समर्थन जोड़ा है। जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इसका प्रभाव पूरे क्रिप्टो सेक्टर पर पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.61% बढ़कर $1.2 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 5.11% बढ़कर $30.04 बिलियन हो गई। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.55 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम अब $26.51 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमश 8.50% और 88.24% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.44% है, जो कि दिन के दौरान इसमें 0.13% की कमी दिखाई दी है। IC50 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.01% बढ़कर 40,430 पर पहुंच गया। शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद होने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स मिक्स्ड ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि कमजोर PCE प्राइसेस ने इन्वेस्टर्स की भावना को बढ़ावा दिया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.1% नीचे थे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स और Nasdaq 100 फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। दूसरी ओर शुक्रवार को CBOE के BZX एक्सचेंज ने अपने सर्वेलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए मार्केट के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को शामिल किया है। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए रीफाइल किए गए एप्लीकेशन से ये पता चला है। वास्तव में कॉइनबेस कई संभावित बिटकॉइन ETF जारीकर्ताओं को भी सर्वेलेंस सर्विसेज प्रदान करेगा। फिडेलिटी, वेस्टर्न ट्री, वानिक, आर्क इन्वेस्ट, गैलेक्सी या इन्वेस्टको और ब्लैक रॉक सभी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए आवेदन किया है। माइक्रोसॉफ्ट, रीड हॉफमैन, बिल गेट्स, एरिक श्मिड और एनविडिया ने इन्फ्लेक्शन AI के लिए $1.3 बिलियन के फंड रेजिंग राउंड का नेतृत्व किया। GPU क्लाउड प्रोवाइडर कोवीव के समर्थन से जनरेटिव AI स्टार्टअप का दावा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा AI क्लस्टर विकसित करेगा, जिसमें 22,000 एनविडिया H100 टेंसर कोर GPU शामिल होंगे। इन्फ्लेक्शन AI मैसिव लैंग्वेज मॉडल्स पर काम करने वाले कई स्टार्टअप्स में से एक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फंडेड OpenAI और गूगल बैक्ड एंथ्रोपिक शामिल हैं। बिजनेस ने मई में पाई को नेचुरल फ्लोइंग स्टाइल में टेक्स्ट और वॉइस कॉन्वर्सेशंस, फ्रेंडली एडवाइस और कंसाइज इंफॉर्मेशन ऑफर करने वाला एक दयालु और सहायक साथी बनने के इरादे से बनाया था। इन्फ्लेक्शन का दावा है कि अगर वह अपने 22,000 GPU क्लस्टर को डिप्लॉय करता है तो ये 16 बिट प्रिसिजन मोड में 22 एक्साफ्लॉप्स के साथ एक सिस्टम चलाने में सक्षम होगा, जिससे ये सबसे तेज सिस्टम की टॉप 500 लिस्ट में दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। हालांकि ऑरोरा सुपर कंप्यूटर और एल कैपिटन के साथ ये निश्चित रूप से किसी भी सिस्टम से कम पावरफुल होगा। स्टेट मीडिया सोर्सेज के अनुसार वियतनाम ने सीमा पार संचालित होने वाली सोशल मीडिया साइटों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम अपनाने का निर्देश दिया है, जो ऑटोमेटिकली टॉक्सिक कंटेंट को पहचानने और हटाने में सक्षम है। ये उपाय सोशल मीडिया फर्मों को नियंत्रित करने वाले वियतनाम के पहले से ही कड़े कानूनों को जोड़ता है। वियतनाम ने मेटा के फेसबुक, गूगल के यूट्यूब और टिकटॉक से कई अनुरोध किए हैं और उन्हें टॉक्सिक समझे जाने वाले कंटेंट को हटाने के लिए अथॉरिटीज के साथ काम करने के लिए प्रेरित भी किया है।
इसमें ऑफेंसिव कंटेंट, गलत जानकारी और एंटी स्टेट कंटेंट शामिल है। वियतनाम टेलीविजन, एक स्टेट रन ब्रॉडकास्टर, ने कहा कि वह पहली बार है जब वियतनाम ने आधिकारिक तौर पर ऐसा आदेश जारी किया है। रिपोर्ट में नई आवश्यकता के अनुपालन के लिए क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म के लिए टाइमलाइन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है। Web3 एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट इंटरैक्शन में क्रांति लाना है। हालांकि कंसेंसस के एक सर्वे के अनुसार ग्लोबल रिस्पोंडेंट्स में से सिर्फ 24% ही इससे परिचित हैं, जो डेटा ओनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग और ऑनलाइन आइडेंटिटी कंट्रोल में सुधार करने के इच्छुक मार्केटर्स के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए पेश करता है। जबकि Web3 लोकप्रियता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के कारण मार्केटर्स और कंज्यूमर्स का ध्यान आकर्षित किया है। सर्वे से पता चलता है कि 70% रिस्पोंडेंट्स डेटा से प्रॉफिट शेयर करने से सहमत हैं और 67% का मानना है कि व्यक्तियों को अपनी ऑनलाइन क्रिएशन पर ओनरशिप होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स Web3 टेक्नोलॉजीज के को फिलॉसफी के साथ अलाइन है, जो लेटेंट इंटरेस्ट और पोटेंशियल अडॉप्शन का सुझाव देते हैं। डेटा प्राइवेसी कंज्यूमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। 81% यूएस रिस्पोंडेंट्स ने इसके महत्व पर जोर दिया है। 79% लोग ऑनलाइन आइडेंटिटीज पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं, जो डिजिटल युग में प्राइवेसी के महत्व पर प्रकाश डालता है। Web3 मार्केटर्स डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। सेल्सियस नेटवर्क के अपने क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन में बदलने के इरादे को न्यूयॉर्क के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जज मार्टिन ग्लेन ने फैसला सुनाया और लिक्विडेशन से निकट भविष्य में क्रेडिटर्स को धन वितरित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। सेल्सियस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बीच चर्चा के बाद योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। बैंक्रप्सी जज के फैसले के अनुसार ट्रबल लेंडर इसके लिए ऑथराइज्ड है। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले विद होल्ड या कस्टडी अकाउंट से जुड़े टोकन को छोड़कर किसी भी क्रिप्टो करेंसी एसेट को BTC या ETH में बेचें या कन्वर्ट करें। इथेरियम ब्लॉकचेन की डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन और एक्सटेंडेबल नेमिंग सिस्टम इथेरियम नेम सर्विस ने लेयर 2 एक्सटेंशन के इंटेंशंस की घोषणा की है। इथेरियम की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अधिक लागत प्रभावी विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में एक कम्युनिटी कॉल पर ENS सिस्टम ने इस अपडेट की आवश्यकता पर जोर दिया, जो स्केलेबिलिटी में सुधार और लागत को कम करने के लिए लेयर 2 के विस्तार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को ENS डोमेन्स के साथ इंटरफेस बनाने से डोमेन नेम रजिस्ट्रेशंस और ट्रांजैक्शंस ब्रॉडर यूजर बेस के लिए अधिक एक्सेसिबल हो जाएंगे। इथेरियम बेस्ड नेमिंग सिस्टम डेवलपर्स ऑफ चेन, रिजॉल्वर और CP.ID, लेंस प्रोटोकॉल और ऑप्टिमिज्म जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है। मार्केट में उथल-पुथल के बावजूद ENS ने 2.2 मिलियन से अधिक डोमेन नाम दर्ज किए हैं। 700,000 यूनिक एड्रेसेस पर यह आंकड़ा बढ़कर 2.73 मिलियन हो गया है। कॉइनबेस द्वारा एक्सचेंज के लिस्टिंग रोडमैप पे सोलाना आधारित ऑल्ट कॉइन को शामिल करने के कारण एक पीयर टू पीयर वायरलेस हॉटस्पॉट क्रिप्टो करेंसी चल रही है। कॉइनबेस एसेट्स ने एक्सचेंज की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में नवीनतम जोड़ के रूप में हीलियम की घोषणा की है। हीलियम एक डिसेंट्रलाइज्ड IoT नेटवर्क है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का समर्थन करता है। एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस कवरेज के लिए HNT टोकन के साथ वायरलेस हॉटस्पॉट को रिवॉर्ड भी करता है। कॉइनबेस का लिस्टिंग रोडमैप अपने प्लेटफॉर्म पर पोटेंशियल इंक्लूजन के लिए इवैल्यूएट की जा रही क्रिप्टो एसेट की रूपरेखा तैयार करता है। नए और रिव्यूड एसेट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए रोडमैप को अक्सर अपडेट किया जाता है। लिस्टिंग की घोषणा के जवाब में हीलियम में तेजी भी आई है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इंक्वायरी के एक पार्ट के रूप में एक US जज ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन को अपने यूजर्स के बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन सौंपने का आदेश दिया। रिक्वेस्ट के अनुसार IRS चाहता है कि क्रैकन उन अकाउंट्स की पहचान करे जिनमें 2016 से 2020 तक ईयरली क्रिप्टो ट्रेडिंग में कम से कम $20,000 थे। क्रैकन ने पहले IRS समन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। जज जोसेफ C. स्पैरो ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि समन में डिस्क्राइब मटेरियल्स मांगने का सरकार का एक वैध उद्देश्य है, जैसा कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस करने वाले US पर्सन्स की पहचान निर्धारित करने और फेडरल इनकम टैक्स लायबिलिटी को सही करने के लिए IRS द्वारा एक चार्ट के संबंध में समन जारी किया गया था।
Kraken को नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर्स और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी जानकारी का खुलासा करना होगा। सरकारों और बैंकों ने 2023 में क्रिप्टो करेंसी के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी की। दुनिया के कुछ टॉप बैंक क्रिप्टो कंपनियों की ऑन रैंपिंग और ऑफ रैंपिंग के विरोध में मुखर रहे हैं, जैसे ट्रेजरी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज और रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे डी बैंकिंग इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकाशित की। डी बैंकिंग को उस स्थिति के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें कोई बैंक जोखिम कारणों से ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर देता है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद काउंसिल ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने सरकार को 4 सिफारिशें की। बैंकों को सभी डी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। उन्हें अपने क्लाइंट्स को डी बैंकिंग के कारणों के बारे में सूचित करते समय ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखनी चाहिए। बैंकों को अपनी सेवाएं बंद करने से पहले 30 दिन का नोटिस भी जारी करना चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार क्रिप्टो एक्सचेंज को डी बैंकिंग करने से पहले बैंकों से निर्देश करने की अपेक्षा करती है। यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर क्लियर स्टैंडर्ड स्थापित किए बिना क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लागू करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कमीशन की इंटरनल एनफोर्समेंट एक्शन की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। अफवाहों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की बोली पर एसईसी के इन हाउस केसेस की वैलिडिटी को रिव्यू करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकदमा सरकारी एजेंसियों के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। अखबार के अनुसार मामले में तर्क दिया गया है कि यूएसएससी की एनफोर्समेंट एक्शंस गैर कानूनी हैं क्योंकि वे जूरी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जबकि कमीशन की एक्टिविटीज कांग्रेशनल अथॉरिटी का भी उल्लंघन करती हैं। मुकदमे में जॉर्ज जॉक्सी का भी नाम है, जिन पर सिक्योरिटी फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। कमीशन ने हेज फंड मैनेजर को दंडित किया और उसे इंडस्ट्री से बाहर भी कर दिया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सक्रिय रूप से सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य संबंधित संगठनों के खिलाफ कानूनी आरोप लगा रहा है। इसमें बाइनेंस, उसके ऑफिशियल्स और कॉइनबेस के खिलाफ अवैध रूप से संचालन करने और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज जारी के लिए मुकदमा दायर किया है, जबकि रिपल और इसके अधिकारियों के साथ इसकी कानूनी लड़ाई एक मच एंटिसिपेटेड समरी जजमेंट के करीब पहुंचती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।